अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद क्या कर रहा है काम करने थे। चलो, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान हर दफ़ा शाते करते हुए चाहते। चलो, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बीरू के बारे में। चलो बीरू, अल्लाह हाफ़िज़ कर दो, बोलो मैं जा रहा हूँ, बाय 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 बाय। जोर से बोलो, जोर से बोल दो जल्दी से बोल दो, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। चलो आप जाओ, मैं फिर करूँ काम। चलो जल्दी से। अब जा भी नहीं रहा, लेके जाओ इसको, लेके जाओ नो। खैर, सबसे पहले हम बात करेंगे जी कमल आफ्ताब के बारे में, जो कि आजकल हज पर गई हुई हैं और लोग उनको मुबारकबाद देने के बजाय उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और जब उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी, जब उनकी कुछ वीडियोस देखने के बाद लोगों को बुरा लगा, लोगों ने कमेंट सेक्शन में उनको बहुत बुरा भला कहा, तो उसके जवाब में भी उन्होंने एक वीडियो बनाई, उसको भी देख कर लोगों को और ज़्यादा बुरा लगा। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाए, आप खूब इबादत करें, थोड़ा सा सोशल मीडिया को अवॉइड करें। और उसके साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे फ़नकार जो हैं वो हज पर गए हुए हैं, दूर फिशा गई हुई हैं, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स गए हुए हैं। अल्लाह ताला सबके हज को कबूल फरमाए और आप और हम सबको अपना घर देखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे भी नसीब में लिखते कि हम भी जाएं हज और उम्रे पर और अल्लाह का घर देखें। खैर, अब हम बात करते हैं जी कमल आफ्ताब के बारे में। तो मैंने मुबारकबाद इसलिए पहले दे दी कि उनको अगर कोई बात मेरी बुरी भी लगे तो उनको ये समझ आ जाए कि हमें आपसे कोई जेलसी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें देखकर लोगों को बहुत बुरा लगता है। कमल आफ्ताब जब वहाँ पर गई तो उन्होंने बहुत सारी रील्स बनाई, व्लॉग्स बनाए, तो उस पर बहुत ज़्यादा मेकअप हुआ था। लोगों ने मेकअप देखा और कहा कि बहन मेरी, अल्लाह के घर आई हो, इबादत करने आई हो, तो ये किलो का मेकअप करके ये वीडियोस बनाना, ये सब कुछ कम से कम चंद दिन के लिए तो आप अवॉइड कर सकती है। मेकअप के साथ जो उनकी लिपस्टिक थी ना, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की। उसके जवाब में उन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने कहा कि काश आप लोगों के पास थोड़ा बहुत इल्म होता, काश आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते, आपको इतना पता होना चाहिए, थोड़ा दीन का पता होना चाहिए कि लिपस्टिक से, इबादत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मतलब इस तरह की उन्होंने बात की कि ये जो मेकअप है, ये जो लिपस्टिक है, इसका इबादत से कोई लेना देना नहीं है। इबादत का लिपस्टिक से क्या ताल्लुक़ है, मुझे सिर्फ इतना बताएं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो प्लीज़ सबसे पहले जाके स्टडी करें, फिर दूसरों के बारे में तनकीद करें। अब इसके जवाब में लोग क्या लिखते हैं वो ज़रा आप सुनिएगा, और फिर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर देनी है। लोग कहते हैं कि आप जब पूछते हैं हमसे कि अपनी राय देनी है, तो ओबियसली यार आपकी राय के बगैर हमारा प्रोग्राम किस काम का। आप देखेंगे, सुनेंगे, अच्छी राय देनी है, ये नहीं कि आपने किसी को गालियाँ देनी है, ठीक है। सबसे पहले वकास अहमद लिखते हैं जी कि इबादत भी कर ले बहन, रील बनाती जा रही है, प्रमोशन कर रही है, 10 kg का मेकअप लगाकर, वज़ू भी नहीं होता। यानी कि इतना ज़्यादा मेकअप लगाया हुआ है, उसके साथ वज़ू भी नहीं होता। और इस पर वो कह रही थी ना कि भाई वज़ू क्यों नहीं होता मेकअप के साथ, आगे भी बहुत सारी चीज़ें। तुम जैसे लोग होते हैं जो हज को स्टेटस सिंबल बनाते हैं। इबादत करो, शो ऑफ नहीं। अल्लाह ने काबिल बनाया है तो उसकी कदर करो। भाई अगर अल्लाह ने आपकी सुन ली है, आप वहाँ जा रही हैं, इबादत करें ना। इतनी रील्स, इतने व्लॉग्स, इतनी शाउट आउट, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? और ये लोग खाना दिखाते हैं, वहाँ से ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिसे देखकर लोग कहते हैं आप इबादत के लिए गए हैं या फिर ये सब कुछ दिखाने के लिए। एक और हैं टिकटॉकर मिस वाओ, बहुत वल्गर वीडियोस बनाती है, लेकिन वो भी हज पर गई हुई हैं और हज पर जाने के लिए भी उन्होंने बहुत ही कोई स्टाइलिश किस्म का वो अपना लिबास बनाया। और उसके साथ साथ मैं हैरान हूँ, बस कुछ कह नहीं सकता हूँ। जब अल्लाह किसी को बुला ले तो हम कौन होते हैं। बहरहाल इसके साथ कुछ और लोग हैं जो लिखते हैं, सब लोग बस ये जहन में रखें कि उसे अल्लाह पाक साल में 2 बार अपने घर बुला लेता है और इतनी कम उम्र में हज की सआदत दे रहा है। आप लोग उसे जज करके क्यों गुनहगार बन रहे हैं? हर किसी के तमाम मामलात अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरों को देखकर खुश हुआ करें। अल्लाह पाक हमारे भी नसीब उस जैसे बनाए, हमें भी अपने घर बुलाए। आमीन, अल्लाह हमें अपने घर बुलाए। लेकिन जो लोग वीडियोस बनाते हैं और वहाँ जाकर ये सब कुछ दिखाते हैं, तो कुछ लोगों को कुछ चीज़ें बुरी भी लगती हैं। और मसला ये है कि ये लोग मेकअप के बगैर आ जाएं, फ़िल्टर्स के बगैर आ जाएं, तो फिर कौन देखेगा?
ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। तो ये भी आप समझा करें। उसके साथ लिखा है जी कि हज में दुनियावी काम छोड़ देने चाहिए। अगर कोई आलिम, कोई दीन को समझने वाले लोग, हम फतवे नहीं दे सकते, दीन को समझने वाले ठीक तरीके से, वो अपनी क्या राय देते हैं, क्या इतना मेकअप, इतनी रील्स, ये सारी चीज़ें आप हज के दौरान करें तो क्या उसमें कोई फ़र्क आता है? ये अगर आप लोग लिखेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके साथ एक और हैं जी, वो लिखते हैं आंटी कमल, आंटी तो ना लिखो यार चलो भारत। आंटी कमल, अगर आप ये बात करने की बजाय कि भाई आपके पास तालीम नहीं है, कुछ नहीं है, ये बात करने की बजाय ये सोच लेती कि जिसके घर जा रही हूँ हज के लिए, उसी अल्लाह ने औरत ज़ात को उससे बनाओ सिंगार से मना फरमाया है, मतलब ना महरम के बनाओ सिंगार से मना फरमाया है। तुम भी थोड़ी स्टडी कर लेती, ऐसे शायद सोशल मीडिया पे भी ना आती। अगर आप दीन को समझती होती और आप कह रहे हैं कि थोड़ी स्टडी कर लिया करो, आप जब लेक्चर दे रही हैं तो ओबियसली लोगों को बुरा लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर आपने भी स्टडी कर लिया होता तो आपको ये पता होता कि ये सब कुछ जायज़ नहीं है। अच्छा, इसके साथ एक और हरीम लिखती हैं जी, स्टडी की माँ, तुम दीन जानती हो, इस्लाम में तो औरत ऊंची आवाज़ में तलावत भी नहीं कर सकती। बिल्कुल, गैर महरम ना सुने तुम्हारी भोंक, यहाँ हर मर्द सुनता है। तुम्हारी भोंक, हर भोंक, मैं इसको नहीं ज़्यादा मेंशन करना चाहूँगा, बुरा लगता है भारत। और बनाओ सिंगार सिर्फ अपने महरम के लिए है। एक्चुअली आप लोग दयूस हो, जो फैमिली दिखाकर, अपना जिस्म दिखाकर कमाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम है। और इतना पैसा देना भी अल्लाह की तरफ से छूट देना है। आप सुधर जाओ। सख्त कमेंट है, इसके बारे में मैं तबसरा नहीं करूँगा, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। कल को ये कहेंगी कि नेल पेंट के साथ भी वज़ू, मतलब कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप नेल पे पेंट शेड लगाते हैं, नेल पॉलिश जिसे कहते हैं, उसके साथ भी कोई मसला नहीं है। इसके साथ कुछ और लड़कियां भी लिखती हैं, हज पर गई हैं या शूट पर। भाई इतना ज़्यादा आप तैयार हो गई हैं, हज पर गई भी हैं या शूट पर। इसके साथ लिखती हैं जी, लिखा हो या नहीं लिखा हो, बंदा थोड़ा एहतराम कर लेता है। ये बात मेरी समझ में आती है कि जब आप इस तरह से किसी जगह पर, एक स्पेशल जगह पर जाते हैं, आपने कभी सोचा है कमल कि जिस हज और उम्रे के लिए लोग तरसते हैं, कई साल तरसते हैं, और कुछ लोग तो सारी ज़िंदगी जोड़ते रहते हैं, उन्हें अपना घर बनाने की कोई ख्वाहिश नहीं होती, बड़ी गाड़ी लेने की ख्वाहिश नहीं होती। उनकी ये ख्वाहिश होती है कि किसी भी तरह से मैं अल्लाह के घर जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, मैं वहाँ पर दिन गुजारूँ, गुंबद खज़रा के साए तले बैठकर अपनी मग़फ़िरत मांगूँ, और वो महसूस करूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से गुज़रते थे, कहाँ पर उन्होंने जंगें लड़ी, कहाँ वो ज़ख्मी हुए, कहाँ पर हज़रत बिलाल खड़े होकर अज़ान देते थे, कहाँ से हज़रत फ़ातिमा का घर आता था, हज़रत अली कहाँ पर नारे तकबीर बुलंद करते थे, और इस तरह की चीज़ें लोग सोच कर जाते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिर उनकी आंखों में से आंसू ऐसे जारी होते हैं कि थमने का नाम नहीं लेते। तो ये अगर आप सोच लें तो आपको समझ आ जाए कि आपके लिए तो एक शायद नॉर्मल बात हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत अहम फरीज़ा है, वो सारी ज़िंदगी इसके लिए तरसते हैं। बहरहाल, अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी ग़ुलाम बादशाह सुंदरी के बारे में। भाई, ग़ुलाम बादशाह सुंदरी लोगों को बहुत पसंद आया, और काफ़ी अरसे के बाद एक ऐसा ड्रामा सामने आया जिससे लोग बड़े मुतासिर हुए। और आपको पता है, इस ड्रामे में नुमान एजाज के साहबजादे ज़ावियार नुमान भी थे, जिनसे लोगों को बड़ा इतराज़ था कि इनकी एक्टिंग बड़ी बेकार सी है, बिल्कुल अपने बाप जैसे नहीं है। तो मैं हमेशा ये प्रोग्राम में कहता था कि भाई वक्त लगेगा। उनके वालिद यानी कि नुमान भाई को कई साल लग गए यार, एक्टिंग सीखते करते। एक्टिंग ऐसा नहीं है कि आपको विरासत में मिल जाएगी, एक्टिंग सीखने से मिलती है। आपने कभी देखा शाहरुख खान के बेटे ने वैसी एक्टिंग की हो? वो खैर एक्टिंग में वो आ भी नहीं रहे। आमिर खान के बेटे को, उनको कई साल लगे आमिर खान बनने में, सलमान खान बनने में। उन्होंने तो खैर पुत्र थी कोई नहीं, उन्होंने शादी कोई नहीं हुई दुल्हन ढूंढ रहे हैं। अभी वो 60 साल के हुए हैं, लड़ना नहीं भूले,
मतलब शादियां करना वाले नहीं भूले। खैर, शाहरुख खान के बच्चे या बाकी जिनके भी हैं वो वैसी एक्टिंग नहीं कर सकते। इसी तरह से लोग ज़ावियार पर बहुत ज़्यादा इतराज़ करते थे कि बाप की सिफारिश पर आ गया भाई, नेपोटिज्म की पैदावार, बहुत तनकीद हुई। लेकिन इस ड्रामे में उन्होंने साबित कर दिया कि भाई मैं एक अच्छे अदाकार बाप का बेटा हूं और मेरे अंदर ये जरासीम है, और उन्होंने कर दिखाया। खैर, गुलाम बादशाह सुंदरी का जो एंड था उससे लोगों को बहुत मायूसी हुई। लोगों ने कहा कि भाई जो सुंदरी है वो गुलाम को नहीं मिलनी चाहिए थी, गुलाम को नहीं मिलनी चाहिए थी, उस शख्स को मिलनी चाहिए थी जिसने हमेशा सबके लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया। और आपको पता है कि इस ड्रामे में जो गुलाम वो इमरान अशरफ का किरदार था, और इमरान अशरफ को भी काफ़ी सालों के बाद जो है ना, भोले के बाद कोई एक ऐसा ड्रामा मिला जिससे उनको थोड़ी दोबारा से शोहरत तो ऐसे उनके पास कमी नहीं है, मेरे अल्फाज थोड़े से आगे पीछे होंगे, लेकिन ये बात मानें कि काफ़ी अरसे के बाद उनका कोई ड्रामा लोगों को पसंद आया। लेकिन एंड देखकर लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लोग क्या लिखते हैं कि सुंदरी मनहूस गुलाम मनहूस को क्यों मिल गई। इसके साथ लोग लिखते हैं कि काश ये एंड ना होता। भाई ये बंदा है जो लिख रहा है, काश ये एंड ना होता भाई। हाय हाय, क्या इसका मतलब है यार, लोगों को बड़ी तकलीफ हुई है इस एंड को देखकर। लास्ट में आकर सारा ड्रामा खराब कर दिया भाई। सुंदरी गुलाम को नहीं मिलनी चाहिए थी। क्या बात है यार, लोग वाकई इस एंड से बड़े नाराज हैं। इसके साथ लिखते हैं वैसे तो मैं गुलाम को पसंद करती हूँ, तो ब्याह कर लो देना। मजाक कर रहे, वैसे ही आजकल सिंगल। अच्छा, वैसे तो मैं गुलाम को पसंद करती हूँ पर इस टाइम बादशाह की साइड हूँ। भाई वैसे तो मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ लेकिन फिलहाल नहीं, फिलहाल। अच्छा, ये फिलहाल वाला जुमला किसने बोला था कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गुलाम तो अंकल लगता है यार, एडा भी नहीं यार। तो सलमान खान अंकल नहीं लगता, शाहरुख खान अंकल नहीं लगता, आमिर खान अंकल नहीं लगता, तो अपने हीरो सारे अंकल लगते यार। हद है यार वैसे कोई। अच्छा, गुलाम तो अंकल लगता है, हीरो तो बादशाह है। हाँ जी, बादशाह है। सुंदरी से पूछना ये है वो आंटी खुद गर्ज कैसे है। आंटी नहीं, सॉरी, इतनी खुद गर्ज, तो भी आंटी, सॉरी, इतनी खुद गर्ज कैसे है। उसे बादशाह की मोहब्बत नज़र क्यों नहीं आई। सोचने की बात यह है कि बहुत सारी लड़कियों को अपने इर्द गिर्द ऐसे लड़कों की मोहब्बत क्यों नज़र नहीं आती जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत, मतलब वो लोग जो उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जो उनकी मोहब्बत में कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। बस उनके पास गाड़ी, बंगला, कार, ये सब कुछ नहीं होता, इवन कि उनके पास एक स्कूटरी भी नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा किसी पर लुटा देना चाहते हैं, उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, उन पर सब कुछ वार देना चाहते हैं, लेकिन लोगों को उनकी मोहब्बत नज़र नहीं आती। लड़कियों को उनकी मोहब्बत नहीं नज़र आती, और उनको मोहब्बत नज़र आती है उस शख्स की जो शराब पीता है, डकैतियाँ, कब्ज़ा माफिया, लोगों के साथ हेर फेर, सारे फ्रॉड करता है, लेकिन वो उसको बदले में तोहफे में बड़े बड़े फ्लैट्स, घर, गाड़ियाँ, शॉपिंग, ये सब कुछ देता है। उसकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो जाती है, उसके नशे को बर्दाश्त करती है, उसके गुस्से को बर्दाश्त करती है, उसके थप्पड़ बर्दाश्त कर लेती है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास सब कुछ है। और आखिरकार ज़िंदगी का एक वक्त ऐसा आता है जो वो सब कुछ हासिल कर लेती है, लेकिन कभी वो शीशे के सामने खड़ी होती है और सोचती है कि आज मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ हासिल करके भी कुछ नहीं, मतलब मोहब्बत, प्यार, वो सब कुछ उसके हाथ से जा चुका होता है। खैर, एडा मैं फिलासफर तो चंगियाँ गल्ला समझा रहे हैं, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसके साथ सवेरा फारूक लिखती हैं कि क्या बकवास एंडिंग की है। मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें बादशाह सुंदरी का निकाह गुलाम से करवा देता है। बादशाह की वजह से ड्रामा देख रही थी, बेचारे ने पूरे ड्रामे में सबके साथ अच्छा किया, उसको घटिया गुलाम को सुंदरी दे दी। हाय हाय यार, कितना दुख हो रहा है। ओ भाई, आप लोगों को ड्रामे के दुख देखकर रोना आ जाता है, लेकिन असल में आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन उनके दुख आपको कभी नजर नहीं आते। क्यों? सोचने की बात है ना कि आपके इर्द गिर्द कितने लोग दुखी होते हैं। हमारे यहाँ वैसे बड़ा अजीब सा हिसाब किताब है, लोग ड्रामा देखकर रोते हैं, अपने इर्द गिर्द के दुखी लोगों को देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके पीछे उनकी बातें करते हैं,
उनको साइको कहते हैं, उनको पागल कहते हैं, उनको कहते हैं दिमाग फिरी या दिमाग फिरा। हाँ हाँ चलो कोई गल नहीं, वो तो ड्रामा नहीं था मेरे पास तुम हो, दानिश की डेथ हो जाती है, हर तरफ लोग वो गाना लगा के, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मतलब हर तरफ लोग रो रहे थे। एक मक्खी है जो मेरे कमरे से कभी नहीं जाती, इसको मुझसे बहुत मोहब्बत है और मैंने बहुत कोशिश की इसको भगाने की, स्प्रे भी किया लेकिन गई नहीं। अब ये नहीं पता ये मक्खी है या कोई चुड़ैल है या कोई ऐसी चीज़ है जो चुड़ैल की तो लाइट डर लगा मेरे कमरे में कुछ है, सच में कुछ है। ये कभी मक्खी बन जाती है, कभी क्या बन जाती है, इसकी आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती रहती है अच्छा खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी मुनीब भट्ट के बारे में। मुनीब भट्ट साहब किडनैपर बन चुके हैं भाई। पहले गौर से सुन लीजिएगा, मुनीब भट्ट जो कि बहुत बड़े एक्टर हैं आजकल, बड़े स्टाइल में बड़े, और पिंकी जो है ना, वो जिसने वो जो स्मगलर थी जो ड्रग्स बेचती थी, ड्रग डीलर, उसने भी कहा कि मुनीब भट्ट मेरे जो हैं वो कस्टमर हैं। अच्छा वहाँ तक हमें सारा झूठ लगता था, लेकिन अब एक लड़का सामने आया जिसने कहा कि भाई मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा था, इनकी एक गाड़ी आती है डबल केबन, डाला आता है मेरी गाड़ी के आगे, रुकते हैं, मुझे अपनी गाड़ी में डालते हैं और उसके बाद जो है ये मुझ पर तशद्दुद करते हैं, ज़हनी टॉर्चर, फिज़िकल टॉर्चर, मुझे मारते हैं, कुटते हैं और मेरे अकाउंट से 8,000 समथिंग डॉलर USD ये डॉलर जो हैं वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जिस तरह से आजकल क्रिप्टो और इस तरह की करेंसीज होती हैं, उससे 8,000 कुछ मेरे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद 24 लाख और पता नहीं है शायद वो भी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं ये लोग 24 लाख, और ये सारा कर आके फिर ये मुझ पर टॉर्चर करते करते मुझे छोड़ देते हैं। अब जब उन्होंने FIR कटवाई तो फिर मुनीब भट्ट जो है अदालत में खुद पेश होते हैं, वो ज़मानत ले लेते हैं। ज़मानत के बाद जो है वो पता चलता है कि ये मामला बड़ा संगीन है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इनको मतलब कुछ लोग हैं जो जिनकी मैं ये ख़बरें देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कि इनको फंसाया जा रहा है और इसकी वजह है पीछे जो कि ये सारा खान हो गई, ये हो गई जो इमरान खान की तरफदारियाँ करते थे और ये वो बहुत ज़्यादा लोग ये बात कह रहे हैं। लेकिन अब जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ तो है कि सारा खान ने कहा कि मैं सारे ही लीडर्स के बारे में बात सुन सकती हूँ लेकिन इमरान खान के बारे में नहीं सुन सकती। एक बात हमने ये सुनी सारा खान के मुंह से, दूसरी तरफ हमने मुनीब भट्ट को देखा कि वो इलेक्शन के दिन जाते हैं और फार्म 47 और 45 के बारे में जो उनकी वीडियोस आई वो सब कुछ, वो भी इमरान खान के बहुत सपोर्टर हैं सॉरी। तो ये सारी चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं लोगों की बातों को सुनते हुए दिल करता है कि मान जाए। लेकिन अब चूँकि इतना बड़ा मामला है, वो ये अगर होता तो वो वीडियो एक बनाते जिस पे वो कहते कि मैं तो कभी गया ही नहीं यार, मैंने तो पता ही नहीं कब मैंने उसको उठाया, कब ये किडनैप हुआ, कब मैं तो इस बारे में जानता था कि नहीं। लेकिन ऐसा कोई वीडियो भी नहीं आया और ऐसी कोई चीज़ भी सामने नहीं आई। और इस चीज़ को देखकर मुझे यूँ लगता है कि भाई हमें सारी चीज़ों को ना इमरान खान और इन चीज़ों से मिला नहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें सोचना भी चाहिए कि आखिर इन्हीं का नाम क्यों लिया गया। और सारी तफ्तीश करने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद, जैसे मैंने मोमना इकबाल की वीडियो आई ना, जब उनका बयान आया तो दड़ लोगों ने बनाना शुरू कर दिया कि साकिब चद्दड़ ये तो बड़ा ज़ालिमान इंसान है, वो ये है वो है। लेकिन मैं रुका रहा, मैंने कहा 2-4 दिन के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। आखिरकार जब सारा मामला सामने आया तो पता ही ये चला कि इन दोनों के तो पिछले 5 साल से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। तो फिर मैंने कहा भाई अब मैं इस पर क्या बात करूं। मैंने तो फिर तफसील से बताया ना दोनों तरफ से कि भाई इधर तो करोड़ों रुपए लेन देन हुआ, घूमना फिरना हुआ, शॉपिंग हुई, बहुत सारे दुनिया के ममालिक देखे इन्होंने इकट्ठे, तो फिर की रह गया। हाँ बहरहाल अब वो नहीं चाहते कि शादी उनकी कहीं और हो, क्योंकि जो उनके होने वाले मोमना इकबाल के जो होने वाले शौहर हैं उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे भी कह रहा था कि पैसे लेकर मोमना इकबाल के ख़िलाफ़ बयान दे दो, इसको गंदा करना है। तो ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। देखिए अब आगे चलकर क्या होगा। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये भी सारा स्क्रिप्टेड है भाई, ये जो कुछ दिखाया जा रहा है, ये जो लड़ाई दिखाई जा रही है, ये भी दोनों एक्टिंग कर रहे हैं ताकि नज़र कहीं और चले जाए, लोगों का जहन कहीं और चला जाए। पिंकी को भी इसीलिए लॉन्च किया गया। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इसके पीछे
असल वजह क्या है? तहकीक किए बगैर, रिजल्ट देखे बगैर मेरा ख्याल है थोड़ा सब्र करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी गलत इंसान को सपोर्ट करते रहें सिर्फ इस चक्कर में कि भाई इनको इमरान खान की मोहब्बत में जो है ये सब कुछ करवाया जा रहा है। बाहर चलते नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी एहसन खान के बारे में। एहसन खान ने एक बयान दिया जो कि बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो एज से शेमिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये कि जैसे आप 25 साल के और आपके बाल गिर जाते हैं, लाइक आप 25 साल की हैं और आप बहुत मोटी हो जाती हैं, लोग आपको देख कर कहें कि भाई तुम्हारी तो तुम 25 की हो, नहीं तुम तो मुझे 40 की लगती हो भाई, वही तू 25 साल है, तू तो गंजा है। आप बात ज़रा गौर से सुनिएगा, वो तू 25 साल है, वो तेरे चेहरे ते तो इतनी झुरियां, तू तो बुढ़ा लगता है। अब ये चीज़ें गौर से ज़रा आप सुने। वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा एज शेमिंग होती है और हमारे माशरे में, लेकिन मेरी तरबियत ऐसी हुई है कि मैं इन चीज़ों के मैं कभी भी नहीं करता किसी की एज शेमिंग, और मैं कभी भी ये हरकतें नहीं करता। चलो कुछ और हरकत में थोड़ी आगे चल के दस देसा एहसन भाई ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि भाई ये सब कुछ होता है और नॉर्मली वाकई होता है। मैं एक जगह बैठा हुआ था, किसी ने कहा कि आपकी एज कितनी है, मैंने अपनी एज बताई तो वो साथ एक बंदा बैठा हुआ था, वो मेरी एज से बहुत ज़्यादा था। तो उसे कहा ओ नहीं जी तुसी तो इतने साल दे लगते हो, इतने साल में। मैंने कहा ठीक है जी लगता होगा, कोई बात नहीं। अब मेरे साथ जो जिन लोगों ने मुझसे एज पूछी थी वो कहते हैं भाई हम तो आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं कि आप बहुत अच्छे, मतलब मैं तो नहीं कह रहे हैं कि मेरी तारीफ सुनो, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, एक बंदा जो अपनी बिल्कुल केयर नहीं कर रहा और वो अपनी एज से बहुत ज़्यादा लग रहा है, एज भी ज़्यादा है, तो वो दूसरे फिट आदमी को देखकर जेलस होता है। तो उन्होंने ये कहा एहसन खान ने कि भाई आप अपनी केयर लाजमी करो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 40 साल के हैं तो 25 के लगें, आप 50 साल के हैं तो आप 35 के लगें। ज़रूरी ये है कि आप 50 के हैं तो 50 के तो लगे ना। आपकी जो सेहत है, आपकी जो स्किन है, आपकी जो केयर है, वो नज़र आनी चाहिए, ताकि लोग आप पर तनकीद करने से पहले थोड़ा बहुत तो एहतियात करें ना। एक हमारी सेलिब्रिटी हैं, वो मेरे साथ बहुत अच्छी हैं, मेरी उनसे बातचीत बहुत अच्छी होती है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा आपका पॉडकास्ट करना है, तो कहती हैं पॉडकास्ट तो कर लोगे, लेकिन यार मैंने लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट किया था तो उसमें उन्होंने पता नहीं कैसी लाइट शेड की थी, तो मेरा फेस, वो पॉडकास्ट मैंने देखा जाकर तो मैं हैरान हो गया खुद, यार इनकी एज इतनी है। मतलब वो जो सोशल मीडिया पर रोज़ हमें नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं, उसमें तो बहुत यंग नज़र आती हैं, लेकिन जब मैंने रियल में देखा तो वो मतलब नज़र आ रही थी कि ये तो इनकी एज तो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा यार ये इसीलिए पॉडकास्ट नहीं दे रही भाई, अगर मैं पॉडकास्ट दूंगी तो उसमें तो वो सारा क्लियर नज़र आ जाएगी, मेरी झुर्रियाँ नज़र आ जाएंगी, मेरी सारी इस तरह की एज समझ आ जाएगी। तो यार इतने कॉन्शियस हैं आप लोग। फिर आप एक प्रोग्राम भी करती हैं, फिर आप उस प्रोग्राम के क्लिप्स भी आते हैं, लेकिन उन क्लिप्स को आप अपने इंस्टाग्राम और इस जगह पर नहीं लगाती कि कहीं वो नज़र में ना आ जाए। तो हैरत की बात यह है कि लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। आपने क्या करना है भाई, मैं आपको ये कहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में सारी टेंशनों को एक तरफ रखें और दिन का 1 घंटा अपने ऊपर लाजमी दें। अगर सारा दिन काम कर लिया, नींद पूरी करें, उसके बाद 1 घंटा अपने एक्स्ट्रा, ये जो कहीं आपको बाल बड़े हुए नज़र आ रहे होते हैं, आपकी नाक के बाल नज़र आ रहे होते हैं, आप इनको साफ़ करें, आम पेट चाहिए वो, अपनी फेस और अपनी दाढ़ी। आजकल तो मैं अपनी दाढ़ी ज़रा कुर्बानी तो बात सेट करांगा, अपने बालों को, अपने पैरों को। अच्छा कुछ लोग हैं पैरों की एड़ियाँ फटी हुई होती हैं, कहते हैं गरीब बासी। ओ भाई पैरों की एड़ियों को रगड़ने से गरीबी और अमीरी से क्या ताल्लुक़ है? पैरों को मांजने से, दांतों को साफ रखने से अमीरी गरीबी का क्या ताल्लुक़ है? ठीक है गरीब है, कपड़े पुराने हैं, फटे हुए हैं, नो प्रॉब्लम, हालात ख़राब है, कोई मसला नहीं, मुँह तुसी धो सकते हो, हाथ पैर तुसी साफ रख सकते हो। इतने नामवर लोगों के नाखून मैंने इतने लंबे लंबे देखे और गंदे देखे, तो ये तो भाई समझ से बाहर है। इसलिए अपनी केयर लाजमी करें। कोई चला गया खुदा हाफिज़ कह दें, भुलाने की कोशिश करें। कोई आ रहा है ज़िंदगी में, अच्छा इंसान है, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, रिश्ता मांगो, शादी करो, ज़िंदगी खुशहाल गुजारो। जाने वालों को जाने दो यार। जाने वाले कभी एहसास करते तो कोई उनके सामने भी तो रोता रहा, कोई उनके सामने भी बिलखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, उसने तरस नहीं किया। जाने के बाद अपनी ज़िंदगी ख़राब करके उसको कितना सुधार लोगे?
नहीं सुधरने वाले, जो आपके आंसू देखकर, आपकी तकलीफ देखकर, आपकी चीखें देखकर नहीं सुधरे, वो कैसे सुधरेंगे यार? उनके लिए खुद को बर्बाद करने वाले पागल हो यार क्या? ख्याल रखो अपना, दुआ में याद